चलिए मुगल वंश स्टार्ट करेंगे हम लोग। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले तो पूछेगा कि मुगल का क्या अर्थ है। मुगल क्या है? तो मुगल मंगोलों से आया है ज्यादातर, इसीलिए हम लोग तो मुगल बोल देते हैं, लेकिन ये लोग खुद को तिमुरी वंश का मानते थे। तिमुरी वंश का। तैमूर लंग याद है ना, 1398 भारत आया। तो तिमूर का पिता की ओर से पांचवा, तिमूर के पोता का पोता का पोता था बाबर। तो तिमूर का पांचवा वंशज था बाबर। क्लियर। मम्मी की ओर से चंगेज खान के खानदान में 14वां पुत्र है, मम्मी इसकी पुत्री है मम्मी। तो मम्मी की ओर से चंगेज मंगोल थी, और पापा की ओर से ही तैमूर थे। ये दोनों को मिला है तो मंगोल का जो चंगेज खान का जो बेटा है उसका नाम है चगताई खान। चंगेज खान के बेटा का नाम क्या है? चगताई खान। ये कहता था कि हम चगताई हैं, मतलब चगताई के वंशज हैं, और तुर्क हैं तैमूर से। बोलो चगताई तुर्क समझ पाए? सवाल बस इतना पूछ लेगा कि मुगल की जाति कौन सी थी, तो तुर्की नस्ल की चगताई जाति है, चगताई वंश है। वंश कौन सा है? चगताई। नस्ल कौन सा है? तुर्क। तो तुर्की नस्ल का चगताई वंश है इसका। मम्मी की ओर से 14वां, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बिहार का एग्जाम हमको याद नहीं आ रहा, हम कल बता मतलब परसों जब आप इसका देखोगे सोमवार को कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आया, तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। माता की ओर से 14वां वंशज है चंगेज खान का, और पिता की ओर से पांचवा तैमूर की ओर से। चगताई क्या है इसकी? चगताई तुर्क इसकी जाति है, याद रखना ये जाति है। तुर्की नस्ल का चगताई वंश इसका जाति है। चगताई कौन था? तो चंगेज खान का दूसरा बेटा था। कौन? चगताई। अब ध्यान दीजिए, मुगल साम्राज्य में 6 आदमी के बारे में पढ़ना है, और ये 6 अपने आप में शानदार है। पहला है बाबर, हुमायूं। कम से कम आपको ये 6 याद होना चाहिए। डेट अभी याद नहीं भी हो तो घबराना नहीं, डेट तो धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। बाबर, हुमायूं, बाबर हुमायूं अकबर। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का बेटा था सलीम, सलीम, सलीम का ही नाम क्या है? जहांगीर। और जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब। बोलो ये 3 3 6 क्लियर रहेगा। बाबर भारत में बोलो कब से कब तक? 1526 से 30 तक। भारत में बस यही है। बाबर एक ही भाई है, इसका चचेरा भाई है जहांगीर नाम। अब कोई कहेगा सर जहांगीर तो इधर है, तो दो नाम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो बाबर का चचेरा भाई जहांगीर है। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि मध्य एशिया का मैप, या फिर यहीं समझ लो, मैप लाने में टाइम लग जाएगा। ये हम पाकिस्तान बना दिया, आप समझ गए? समझ गया ना? पाकिस्तान के पास ये है अफगानिस्तान। अब ध्यान देना, इंडिया, पाकिस्तान हम एक ही में बना, इंडिया का बॉर्डर नहीं बना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो एक ही था। ध्यान दो, इसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। ये हमारे स्टोरी में बहुत बड़ा कैरेक्टर। तो अफगानिस्तान ध्यान से रखना, सुन लो ध्यान से। अफगानिस्तान पर कब्जा आज तक कोई नहीं कर पाया, बाबर को छोड़ के। बाबर अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है। बाबर के बाद अफगानिस्तान पे कोई कब्जा नहीं हुआ, किसी का कब्जा नहीं हुआ। शुरू में किया था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हम मध्यकाल का बात कर रहे हैं। बाबर को छोड़ के और कोई कब्जा अफगानिस्तान पे नहीं कर सका। एक बार शाहजहां ने कोशिश की, हार गया। तो अफगानिस्तान बाबर कब्जा किया है। उसके बाद मध्यकाल के बाद मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न फेज आया, आधुनिक भारत, उसमें ब्रिटेन ने कोशिश किया, बहुत मार खाया। उसके बाद रूस ने कोशिश किया, बहुत मार खाया। अमेरिका अभी आप जानते हैं 2020 में अपना सब कुछ लेके भागा था अफगानिस्तान से। तो आज तक अफगानिस्तान में बाबर के बाद को कब्जा नहीं कर पाया। तो बाबर आपको एकदम बहुत कंप्लीट ध्यान रखना है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अब देखो ये बनावट आपको समझना है, क्योंकि मैप हम ओरिजिनली मैप ले यही समझो। अफगानिस्तान के बाद इधर जो इलाका देख रहे हो, इधर तो चीन है। चीन की ऐसी तैसी छोड़ो उसको। ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। सीए मतलब हम क्या लिखते हैं? चार्टर अकाउंटेंट। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। और आप जानते हैं मध्य एशिया में कितने देश हैं? 5। KKTTU। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या दिक्कत है? उज्बेकिस्तान ही देश याद रखना। उज्बेकिस्तान में एक जगह है, उज्बेकिस्तान में एक जगह है समरकंद। नाम बोलो। समरकंद बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। बाबर पैदा समरकंद में नहीं हुआ है, बाबर का जन्म हुआ है फरगना में। फरगना।
ध्यान देना, फरगना में इनका जन्म हुआ है बाबर का, ये फरगना है। और फरगना से इधर आओगे ना तो उज्बेकिस्तान में एक जगह है यहां, और इसका नाम है समरकंद। नाम बोलो। इस समरकंद दिमाग में बैठा के रखना, समरकंद एकदम मिडिल में है। सर मिडिल में किसके? मिडिल में इसके कि इसके इस तरफ आओगे तो ईरान है। बोलबे नहीं करता है कोई। अफगानिस्तान के बाद क्या? अरे भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद ईरान ही तो है। ईरान यहां तक है, ईरान का समुंदर भी है तो ईरान। ईरान को पहले फारस बोलते थे। ध्यान दीजिए, ईरान से भी आगे बढ़ोगे ना तो यहां पे है, बाबरा को थोड़ा इधर कर देते। ध्यान दीजिए, ईरान से आप आगे बढ़ोगे ना तो ईरान से आगे बढ़ोगे तो यहां है सीरिया, आज का सीरिया, और यहां है तुर्की। तुर्की ये हो गया है आजकल तो टर्की है। आज तुर्की का नाम क्या होगा? टर्की। ध्यान देना, इस सब हमारे कैरेक्टर का मेन काम है। चीन से सिल्क रूट जाता है कहां? रोम, इटली की राजधानी रोम। ये मार्ग है व्यापारिक मार्ग, और जिसका व्यापारिक मार्ग पर कब्जा होगा, आपको हम शुरू से बताएं कि कुषाण, अच्छा कुछ देखो सुनो, प्राचीन भारत का बात करेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इन दोनों का अफगानिस्तान तक कब्जा है। अशोक के बाद कब्जा खत्म। इसके बाद कनिष्क, कनिष्क का भी पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा है। मध्यकाल का बात की, सॉरी प्राचीन भारत। मध्यकाल आएगा ना तो कनिष्क तो प्राचीन भारत में आ गया। कनिष्क के बाद पहला और आखिरी शासक है आज तक का बाबर, जिसको कि अफगानिस्तान पे कब्जा है। ध्यान रखिए, अफगानिस्तान सेंट्रल लोकेशन है किसका सर? यहां है खुरासान ईरान में, और यहां है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान और खुरासान के सेंटर में अफगानिस्तान है। जो आदमी अफगानिस्तान में है वो खुरासान और हिंदुस्तान दोनों को काबू में कर सकता है। अभी हम लोग देखेंगे। ये जो आप देख रहे हो इसको हमने बनाया सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग पर जिसका कब्जा होगा, व्यापारी पहले इसी चलते थे। जैसे आज यही सिल्क मार्ग हो गया है स्वेज कैनाल, जिस पर जिसका भी स्वेज नहर पे कब्जा हुआ इससे अमीर हो जाए। क्यों? स्वेज नहर मेरा है, यहां से जहाज जाएगा व्यापार का लेके, यहां लगा दिए हम यहाँ बांस लगा के पैसा दो, जा रहे हो तो पैसा टैक्स देना होगा। बस यहां पहले होता था, बांस लगा दिए। आज भी तुम देखो कोई पुराना गांव जाओगे, पहले उधर उधर गांव तो क्या करेगा, स्कॉर्पियो जा रहा है तो बांस लगा देगा, क्या यहाँ मंदिर बना रहे हैं, चंदा दो। बड़ा फेरा। तो बस वही जिसका कब्जा है वो ऐसा कर सकता है। आप ध्यान देना, हम लोग सिल्क मार्ग भी देख लिए कि समरकंद कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, देखो ईरान में एक वंश है, उसका नाम है सफावी वंश। सफावी, ईरान के वंश का नाम सफावी। तुर्की में ऑटोमन, ऑटोमन तुर्क। ऑटोमन में उस्मान अली वंश था, ऑटोमन साम्राज्य बोलते हैं इसको। वंश कौन सा था? उस्मान अली वंश। यहां था सफावी डायनेस्टी। आपसे पूछेगा बाबर के हिंदुस्तान आक्रमण के समय ईरान, पूछेगा क्या, हम क्वेश्चन परसों कराएंगे तो आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ कि बाबर के हिंदुस्तान आक्रमण के समय ईरान में कौन सा वंश था? सफावी वंश। तुर्की में, जल्दी बोलो, पहले जिसका तुर्की है उसी का सीरिया भी है, तो तुर्की सीरिया में ऑटोमन यानी उस्मान अली वंश चल रहा है। बोलो क्लियर है सबको? सेंट्रल एशिया मध्य एशिया में एक जगह क्या है? समरकंद। और समरकंद सेंट्रल लोकेशन है, तो ईरान का सफावी वंश भी चाहता है समरकंद पर आक्रमण करना। तुर्की का ऑटोमन वंश भी चाहता है समरकंद पर आक्रमण करना, और फरगना के शासक भी चाहते हैं ऑटोमन यानी समरकंद उसका। बाबर फरगना में पैदा हुआ 14 फरवरी 1483। अब बढ़िया सुनो, ये लोकेशन देख लिए ना, आप घबराना नहीं, सब समझा देंगे हम। फिर से एक बार नहीं तो सुन लो, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान खाली है, कोई नहीं है, अफगानिस्तान खाली है। ऊपर आओगे तो सेंट्रल एशिया 5 देश आज का। मेन हम लोगों को समझना है, उज्बेकिस्तान में जगह है समरकंद। आज भी बाबर उज्बेकिस्तान का हीरो है, न सिर्फ बाबर बल्कि तैमूर भी। तो समरकंद तुम देख लिए। समरकंद से इधर जाओगे तो यहाँ फरगना है, इसी जगह बाबर पैदा हुआ है, फरगना में। इधर आओगे तो ईरान, ईरान में चल रहा है सफावी वंश। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, ये नहीं पूछा है लेकिन ये पूछा है, कल कोई भी पूछ सकता है। तुर्की में कौन सा वंश था? ऑटोमन साम्राज्य का उस्मान अली वंश। बोलो क्लियर है?
और सीरिया तुर्की के अंदर ही था। बाबर के बारे में अब हम लोग समझेंगे। इसका जन्म हुआ है 14 फरवरी, बड़ा बेजोड़ तारीख है, 1483। 14 फरवरी 1483, ध्यान सुनिए। इसका जन्म इसके पिता का नाम था उमर शेख। फरगना में जो सुल्तान होता था ना, वो अपने आप को मिर्जा की उपाधि देता था। सुल्तान किसकी उपाधि लेगा? मिर्जा की। तो इसके पिता का नाम है उमर शेख। क्योंकि ये फरगना का शासक है, इसीलिए इसको उपाधि है मिर्जा के। तो उमर शेख मिर्जा, बोलो क्लियर है? मिर्जा मतलब शासक होता है, मिर्जा मतलब हाई पोस्ट होता है। जैसे कि शायरी की दुनिया में गालिब को बोलते हैं मिर्जा। मिर्जा मिर्जा नाम नहीं था उनका, लेकिन क्या बोलते हैं? मिर्जा गालिब। मिर्जा मतलब वो हाईएस्ट पोस्ट पर है। बोलो क्लियर है सबको? ध्यान दीजिए। पिता के बाद माँ। इसकी माता का नाम है कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान। हालांकि बाबर ज्यादातर अपनी दादी के पास रहता था। दादी का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। दादी का नाम था दौलत, दौलत खान बेगम। ध्यान सुनो, ज्यादातर बाबर का जो चरित्र है अपनी दादी से निर्मित हुआ है। तो उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खान शादी हुआ, बाबर पैदा हुआ 1483 में। और देखो ये जो जगह देख रहे हैं फरगना, फरगना में एक खेल बहुत फेमस था। उस खेल का नाम बड़ा गड़बड़ है, हालांकि तुम लोग नाम में गड़बड़ा जाएगा। इसका नाम है इशकबाज। अब तुम लोग उल्टा समझ लिया। इशकबाज में मुर्गा लड़ाते थे, सॉरी कबूतर लड़ाते थे, कबूतर लड़ाया जाता था। ये बड़ा फेमस खेल है, कबूतर लड़ाता था। इसीलिए तुम देखोगे अकबर का फोटो कबूतर के साथ होगा, हुमायूं का फोटो कबूतर के साथ। जहांगीर तो नूरजहां से मिला ही था कबूतर उड़ाते उड़ाते। 2 कबूतर लेके जहांगीर जा रहा था। जहांगीर गया एक बगीचा में, एक बगीचा में जब गया तो देखा कि एक फूल तोड़ रही है कोई। तो जहांगीर उसको कहा कि जरा ये मेरा कबूतर पकड़िए, हम थोड़ा उधर से आते हैं, काम है हमको। तुम समझ ही गया कौन काम होगा। तो ध्यान दो, कबूतर पकड़ने दिया। जब नूरजहां को कबूतर, अब उसको पता नहीं था कि बादशाह, जब उसको कबूतर पकड़ने दिया तो जहांगीर आगे निकले। जब जहांगीर आगे निकल के फिर आया तो देखा एगो कबूतर पार। नूरजहां को बोला कि आपको बुद्धि नहीं है, कैसे मेरा एक कबूतर उड़ा दी? नूरजहां कहे कि देखिए ऐसे उड़ा दी। तो सर को उड़ा। बात समझ रहे हैं? तो खैर जहांगीर का कहानी है। कबूतर बड़ा फेमस है। कौन खेल है? इशकबाज। तो ये सब खेल उल का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, हम कबूतर इसलिए बोले कि 1494, ध्यान दो, 1494 का कहानी। 1494 में, अब आप एक बात बताइए कि उमर शेख मिर्जा 1494 में, बाबर पहले कितना साल का है? 83 में 11 जोड़ो ना, 94 हो जाएगा। बाबर लगभग 11 साल से बड़ा है। ध्यान दीजिए, 11 साल बाबर का पूरा हो गया, बर्मा साल में है। ध्यान दीजिए, उमर शेख मिर्जा क्योंकि कंपटीशन करता था तो इसको कबूतर जिताना भी होता था, तो छज्जा पे खड़ा होकर कबूतर उड़ा रहा था। अब वो कबूतर उड़ाने के चक्कर में छज्जे से गिर गया, छज्जा से गिरा, पार लग गया। कबूतर उड़ाते उड़ाते पार लग गया। कोई मारा उड़ा नहीं है, कबूतर उड़ाने में मृत्यु। और जैसे ही ये मरा, बाय डिफॉल्ट 12 साल की उम्र में बाबर शासक बनता है फरगना का। कहानी हम लोग का यहां से शुरू होता कि बाबर यहां से शासक बना महज 12 वर्ष की उम्र। 12 वर्ष @ लिख देते हैं। बाबर फरगना का शासक बना। बोलो इतना क्लियर है? बाबर के बारे में इतना बात बताई, ये सब पुरानी बात है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबर के आक्रमण से सवाल आता है कि बाबर कैसे कैसे किया। 1497 से बाबर का युद्ध शुरू होता है। अभी 1494 आ गया। 3 साल बाद बाबर युद्ध करना शुरू करेगा। 1497, 15 साल की अवस्था में। अकबर 14 साल में राजा बना था। ध्यान से सुनो, तो बाबर 3 साल के बाद युद्ध शुरू करता है। इससे ज्यादा से ज्यादा सवाल बस यही पूछ सकता है आपसे जो पूछा है,
सवाल बस यही पूछा है कि बाबर के बचपन का नाम क्या था। और देखोगे कि 2 साल पहले का सवाल है, बाबर के बचपन का नाम बाबर नहीं था, और बाबर इसका नाम भी नहीं है। इसका नाम बाबर है ही नहीं दोस्तों, इसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। ये सवाल पूछा हुआ है, नाम बोलिए इसका नाम, मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर इसका नाम नहीं है, इसका करेज, इसकी साहस की वजह से इसको बाबर कहा जाता है। बाबर का अर्थ होता है टाइगर। इसके जो सैनिक थे ना, कहते थे कि वाह, इतना ही गंभीर आदमी। अभी तुमको समझाएंगे इसका कहानी तो समझ जाओगे कि सैनिक इसको कहता था कि बाबर है। बाबर मतलब टाइगर, बाघ, शेर नहीं, बाघ। बाघ समझते हो शेर क्या होता है और बाघ क्या होता है, इसका अर्थ है समझ लो, बाबर का कैरेक्टर समझ जाओ। सैनिक इसको बाबर बोला है, बाबर मतलब बाघ, टाइगर। शेर अगर किसी शिकार को देखता है तो जब तक उस शिकार को खा नहीं जाएगा तब तक उसी शिकार के पीछे भागता रहता है। अगर वो शिकार भाग गया तो शेर उस दिन भूखा सोएगा, अगला दिन वो निकलेगा तो फिर उसी को मारेगा। यही शेर है। शेर इसीलिए राजा है जंगल का कि एक बार जो डिसाइड किया वही करेगा। बाघ ऐसा नहीं करता है। अगर शेर किसी के पीछे दौड़ा, बगल में और 2-3 गो हिरन है, छोड़ देगा कि वे करे पकड़ेंगे, चाहे कितना फास्ट भाग जाए। बाघ जब किसी के पीछे दौड़ता है कहता है बगल में ही है, जो जो। बात समझ रहे हैं? तो यही है बाबर। बाबर इसलिए इसको बाघ यानी टाइगर कहा गया कि जब इसको फरगना से मार दिया गया तो फरगना वापस गया ही नहीं। समरकंद ऐसे लिखो, अब तुम समझ चुके हो तो लिखने में दिक्कत नहीं। समरकंद, समरकंद पर 3 लोगों का आक्रमण था। एक तो बाबर का तिमूरी वंश चाहता था कि समरकंद मेरा हो, क्योंकि तैमूर का राजधानी समरकंद था। फरगना के शासक चाहते थे कि समरकंद मेरा हो। ऑटोमन तुर्क भी चाहते थे कि समरकंद हमारा हो। ऑटोमन याद है? और सफावी वंश जो ईरान का है वो भी चाहता था कि समरकंद मेरा हो। सेंट्रल लोकेशन होने के कारण ये ईरान के सफावी, जल्दी लिखो, ये समझा चुके हैं अभी हम। और ये तुर्की और सीरिया का वंश है, उस्मान अली वंश। और ये तो आप जानते हैं फरगना का शासक है। तुर्की और सीरिया ईरान का, इस पूछा हुआ सवाल है, इसको स्टार भी लगा लेंगे हम छोटा सा, कि ईरान में बाबर के समय जब भारत में बाबर ने आक्रमण किया तो ईरान में किस वंश का शासन था? तो सफावी वंश का था, शैबानी वंश का नहीं था। ऑप्शन में शैबानी वंश रहेगा। अभी शैबानी क्या है अभी समझेंगे। समरकंद का पुराना नाम हालांकि पूछा नहीं है, पूछ सकता है, इसको कहते थे ट्रांस ऑक्सियाना, क्योंकि ऑक्सस नदी के पार है। ऑक्सस नदी, आमू दरिया नदी तुमको याद होगा, ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं। ऑक्सस नदी के पार है, पार को बोलते हैं ट्रांस। जैसे पार हिमालय को ट्रांस हिमालय याद है, तो इसी को बोलते थे पार ऑक्सस। पार ऑक्सस मतलब ट्रांस ऑक्सियाना, ऑक्सियाना गलती लिख दिए हैं। इसका पुराना नाम है समरकंद का ट्रांस ऑक्सियाना। ऑक्सस नदी के पार का क्षेत्र ट्रांस ऑक्सियाना कहलाता था। और सिर्फ समरकंद ही नहीं बल्कि पूरा ही मध्य एशिया इसमें आता है, 5 देश। सुनो ध्यान से जी, मेरी बात सुनिए। बाबर जब फरगना का शासक बना, कब बना? 1494, 1494। अब हम इसको हटा देते हैं। फरगना का शासक जब बना बाबर 1494 में, तो बाबर महज 12 वर्ष का था। 3 साल बाद 1497, 15 साल का बाबर। ध्यान दो बढ़िया से आप। 3 साल के बाद बाबर ने अपने सैनिक से और अपने चाचा के साथ समरकंद पर आक्रमण कर दिया। बाबर का चाचा बहुत अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन वह चाहता था कि उसका बेटा जहांगीर, अभी हम बताए बाबर का चचेरा भाई कौन था? जहांगीर। वह चाहता था कि जहांगीर समरकंद का, सॉरी, फरगना का राजा बने। तो बाबर को फुसला के उन्होंने कहा, दिमाग लगाया कि चलो समरकंद युद्ध करने, समरकंद जीतेंगे।
और जान रहा है कि समरकंद में ईरान और ये सब आ रहे, तो इससे भी चला कि नहीं समरकंद जीता जाएगा, बाबर को लेके चले। तो वही हुआ 1497 में। अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, भारत को, समरकंद, बढ़िया सुनना इसको बढ़िया से। 1497 में समरकंद, 2 बार बाबर आक्रमण किया समरकंद में, सुनिए। 1497 में अपने चाचा के साथ समरकंद आ गया बाबर युद्ध लड़ने। तुमको जान के आश्चर्य होगा कि समरकंद जीत भी गया। 1497 में समरकंद का शासक बना बाबर, और जैसे समरकंद पर बैठा वैसे खबर आया कि जानते हैं जहांगीर इधर शासक बन गया। बाबर ने कहा कि बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर खबर आया कि आपकी जो गर्लफ्रेंड थी माहम, माहम नाम था इसकी, जिससे प्यार करता था, तो प्यार तो हो ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, ये सब बात जब खेल है तो प्यार नहीं हो सकता। तो बाबर को प्यार हुआ जिससे, बोला आपकी जो गर्लफ्रेंड है फरगना में, उससे जहांगीर शादी कर रहा। अब आप बोलो क्या किया जाएगा, तो जाहिर सा बात है कि बाबर समरकंद छोड़ के कहां चला आया, फरगना। जब फरगना आया तो जहांगीर को हराया, और जहांगीर को हराने के बाद, मारा नहीं, जहांगीर को हराया और फिर अपनी पत्नी कहने सॉरी गर्लफ्रेंड माहम से विवाह किया। 1497 में बाबर जब विवाह किया तो इसको फिर पता चला कि समरकंद विद्रोह कर दिया और समरकंद स्वतंत्र हो गया, समरकंद में सफावियों का कंट्रोल हो गया। बाबर को ही पता चला, बोला अभी रहने दो, अभी नहीं जाएंगे। 1497 में माहम से विवाह किया। माहम से विवाह करने के बाद अब कहानी है 1501 का, ध्यान से सुनना। पहली बार समरकंद जीता कि नहीं, लेकिन क्या कब्जा कर पाया, नहीं, कब्जा हो नहीं पाया, अधिकार नहीं हो पाया। 1501 में ये फिर से समरकंद की ओर लौटा कि अब समरकंद फिर जीता जाए। 1501 में जब ये समरकंद की ओर आया तो फिर जहांगीर यहां शासक बन गया। अब देख लो, ये सब फेरा चल रहा है। समरकंद जैसे गया तब ये फिर जहांगीर यहां शासक बन गया। ये तो गया, और जब 1501 में इस समरकंद पर फिर कब्जा कर लिया, फिर समरकंद जीत गया। समरकंद जीत गया, लेकिन उज्बेकिस्तान में जो लोग रहते थे उसको कहते थे उज्बेक। उज्बेकिस्तान के लोगों को क्या कहते थे, उज्बेक। ये उज्बेक एकजुट हुए कि फरगना से आयल आदमी हमारे पे शासन करेगा। ये उज्बेक एकजुट हुए, और उज्बेक में जो वंश था उसका नाम है शैबानी वंश, शैबानी वंश। और इस शैबानी वंश के लोगों ने 1502 में बाबर पर आक्रमण किया, और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सड़े पुल। जाके देखना घटना चक्र, 3 बार क्वेश्चन आया। सड़े पुल का युद्ध किसने लड़ा, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सड़े पुल, सड़े पुल का युद्ध। ध्यान दीजिए, 1502 में हुआ सड़े पुल का युद्ध। पंद्रह सौ दो, शैबानी वंश के शासक ने बाबर जीत जाता, लेकिन यहां एक नई पद्धति का जिक्र आता है, सिस्टम का जिक्र आता है, युद्ध लड़ने की पद्धति, उसको कहते हैं तुलगमा युद्ध नीति। तुलगमा युद्ध नीति, और तुलगमा युद्ध नीति अपनाई शैबानी वंश ने। तुलगमा युद्ध नीति क्या होता है कि अपनी सेना को 3 टुकड़ियों में आगे भेजना। जैसे एक तो बीच में रहेगा जहां राजा बैठा हुआ है, एक सेना का टुकड़ी इधर से जाएगा, एक सेना का टुकड़ी इधर से जाएगा, और यहां पर दूसरा खेमा है सेना का। तो एक तो बीच में सेना है, और एक टुकड़ी इधर से, एक टुकड़ी इधर से। ये भी क्या है कि अब इधर से हमला हुआ, ये लोग आगे हमला करने जा रहा है, बगल से साइड से इधर हमला हो गया, साइड से इधर हमला हो गया, फिर भी कुछ आदमी इधर लड़ने लगता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुलगमा युद्ध नीति में क्या होता है कि यही जो टुकड़ी साइड से गई है 2 पार्ट में आती है। 50 को जाओ, ये लड़ेगा, ये 50 से, ये सब सोच रहा है कि इतने हैं, लड़ लेते हैं, फिर 50 को हल्ला कर ले आएगा, हो सब सोचेगा बाप रे, और सेना इधरों से, और सेना, आधा सेना फरार हो जाएगी, भाग, जान बचेगा तो कुछ हो। यही यहां बाबर है, और यहां शैबानी डायनेस्टी, एसडी लिख दिया। इस शैबानी वंश ने बाबर के खिलाफ तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, और तुलगमा युद्ध नीति में बाबर की सेना भाग गई, और बाबर बुरी तरह पराजित हुआ, बुरी तरह बाबर हार गया। बाबर हारा, इधर तुम जानते हो कि फरगना में भी जहांगीर शासक बन चुका है।
बाबर के पास सेना ही नहीं है, जाओगे कैसे लड़ने? सेना ही नहीं है। समरकंद भी बाबर के हाथ से गया, फरगना भी गया। इसी को कहते हैं लाचारी। जो शासक था, न फरगना अब इसका है, न ही समरकंद इसका है। माहम इसको कह रही है कि अब तो सब कुछ हार गया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें? बाबर अपने किताब में लिखता है तुजुक ए बाबरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी, उसी को बाबरनामा भी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी में कहता है कि माहम मेरे से कह रही है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या? तो बाबर लिखता है बड़ा बेजोड़ लाइन। बाबर लिखता है व्हाट दो, इसको तुम नेट पे लिखोगे तो नेट पे आ जाएगा, व्हाट दो। अभी देखो नेट पे हम लिख के दिखाते, या छोड़ो ना, अभी सुन लो खाली, मेरा बात सुनो ना, हमको याद नहीं है क्या? व्हाट दो इफ द फील्ड इज लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ तो नहीं हारे। क्या नहीं हारे? द अनकंकरेबल विल, एंड द अनकंकरेबल विल मतलब वह अदम्य साहस जो किसी के सामने झुकने और सजदा करने से इनकार करती है, वह नहीं हारे। ये बाबर अपनी पत्नी को कहा और अपने किताब में लिखा, फेमस लाइन, तुम खाली लिखना कि व्हाट दो इफ फील्ड इज लॉस्ट, व्हाट दो इफ द फील्ड बी लॉस्ट, एवरीथिंग या ऑल इज नॉट लॉस्ट। बस इतना लिखोगे, नेट पे आ जाएगा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तुझके बाबरी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ तो नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वह अदम्य साहस जो किसी के सामने झुकने और सजदा करने से इनकार करती है। यही तुमको बाबर, अब देखिए बाबर ने इस युद्ध में बाबर हार गया, लेकिन इसी युद्ध में बाबर सीखा तुलगमा युद्ध नीति। यही बाबर सीखा, और ये बाबर अफगानिस्तान आया। आपको हम बोले अफगानिस्तान खाली है, अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान में देखा है क्या? अफगानिस्तान में ना आज कुछ है ना पहले कुछ था, है क्या? अफीम चाट के सब घूम रहा, खाने के लिए नहीं है, भिखारी। बाबर ने उन भिखारियों को, भूखे नंगे लोगों को एक किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और 1504 में अपने आप को अफगानिस्तान का शासक घोषित किया। अफगानिस्तान का शासक बनते ही उसने अपने आप को टाइटल दिया बादशाह। बादशाह यानी बादशाह, सबका ख्याल रखने वाला को बादशाह कहते हैं। वह शाह, वह राजा जो सबके बाद खाना खाएगा, बादशाह है। सबका ख्याल रखने वाले को बादशाह कहते हैं, बादशाह की उपाधि लिया। और 1519 से 1525 तक, 1519 से 1525 तक 4 बार भारत की ओर आगे बढ़ा। बाबर कभी अफगानिस्तान जब आया तो बाबर ऐसे अफगानिस्तान नहीं आ गया। बाबर अफगानिस्तान आया तो अफगानिस्तान को इसलिए सेंटर बनाया उसने क्योंकि उसने कहा इधर से खुरासान, इधर से हिंदुस्तान, दोनों के बीच में अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान एक सेंट्रल स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आपको वहां पर शासक बना दिया जाता है तब अफगानिस्तान के लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शासन में नहीं ला सका, रशिया भी नहीं ला पाया। आधुनिक रशिया की बात करें, आधुनिक यूएस का बात करें, बाबर 1504 में अफगानिस्तान का शासक बना, वहां के लोगों को ही एक किया। और बाबर ने अफगानिस्तान में शासन करने के बाद पेशावर, पंजाब पर आक्रमण करना शुरू किया। पहला आक्रमण है बाबर का भारत की ओर, 5वीं बार पानीपत जीता हो, 5वीं बार। पहला आक्रमण है भेड़ा, भेड़ा इसको बोलते हैं भेड़ा का किला। और इसी किला पर पहली बार भारत में बाबर ने तोप खाने और बारूद का प्रयोग किया। पानीपत में पहली बार बाबर प्रयोग नहीं किया। आपको याद है कि विजयनगर साम्राज्य में भी एक बार मुगदल का किला पर प्रयोग हो चुका है, अरे याद है? बाबर ने पहली बार कहां यूज किया? भेड़ा का किला। और भेड़ा का किला बाबर आसानी से जीत गया तोप खाना से। बाबर भेड़ा का किला जीता। भेड़ा का किला जीतने के बाद वो पंजाब के पेशावर तक आया। पंजाब का गवर्नर था इब्राहिम लोदी का गवर्नर, नाम बोलो, दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी। और इब्राहिम लोदी जब राणा सांगा से हारा था तो दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को टैक्स देने से मना कर दिया था। और इब्राहिम लोदी ने बोला कि तुम
पनिशमेंट यानी कि दंड के लिए तैयार रहो, तुमको दंडित किया जाएगा क्योंकि तुम टैक्स नहीं दे रहे हो। और यही दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी से घबरा कर बाबर के पास जाता है, बाबर के पास जाता है, अपना बेटा दिलावर खान को बाबर के पास भेजा कि इब्राहिम लोधी एकदम बेकार। पहले इतना लिखा दे तब आगे बढ़ेंगे कहानी में, इतना लिखिए। डायग्राम और बनाओ बस ऐसे करके, बीच में लिखो अफगानिस्तान, इस तरफ लिखो हिंदुस्तान, और इस तरफ लिखो खुरासान। खुरासान कहां है? ईरान में खुरासान। और यहां लिखना डैश, देखिए 1504 सेंट्रल लोकेशन पर बाबर बैठा, सेंट्रल लोकेशन। इसको हार मानना नहीं कहते। 1504 लिख के लिखना आगे कल।